नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। जो अब जैसा मैंने बताया था कि आज का जो टेस्ट होगा वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। कल का जो टेस्ट आएगा वो होगा पर्यावरण का पार्ट 2। उसके बाद हम ज्योग्राफी भी आएंगे। तो आइए फिलहाल जो मैं बता दूं कि जो आज का टेस्ट है इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसी तरीके से है। बाकी जैसे मैंने बताया था कि आप लोग उत्तर दिया कीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोग उत्तर देते नहीं है। सिर्फ लाइव चैट के दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2 लोगों ने उत्तर दिया कि उनके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। इसमें से एक बबीता है, दूसरा है विशाल निकी के 14 हैं, बबीता के भी 14 हैं। 2 लोगों ने उत्तर दिया है जो लाइव चैट में नहीं आ पाते हैं, बाद में जो वीडियो देखते हैं। उनमें से देखें तो अंकित के 21 आए हैं, और अब देखें तो जितेंद्र के 17 हैं, और इसी तरीके से लोगों ने उत्तर दिया। बाकी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, बाकी लोगों ने उत्तर दिया, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने उत्तर दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब तक बताएंगे नहीं कि आप कितने सही हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप किस स्तर तक। कई लोगों का कहना था कि क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी टफ हो गए, आसान किया जाए, या कहें कि एक लेवल था। कई लोगों का कहा जा गया कि एक लेवल में प्रश्न थे, अच्छे थे। लेकिन दरअसल उद्देश्य मेरा यही है कि जो आपके गलत हो रहे हैं उनको सही करना। कहने का मतलब यही कि जो आप मान लीजिए आपको 25 में आपको 12 सही हो पा रहे हैं, तो 12 सही हो पा रहे हैं, तो जो बाकी के गलत हो जा रहे हैं 13, उनको कैसे सही किया जाए, इसी पे स्ट्रेटजी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसी वजह से तो मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ कि जो गलत हो जा रहे हैं उनको कैसे सही किया जाए। उसीलिए तो मैं नए नए प्रश्न आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि अगर जो रिपीटेड ही मैं आपको एक तरफ से बताता चला चलूँ और 25 में 25 आपके सही हो गए तो क्या मतलब। एक और आइडिया, जैसे मैंने बताया था कि आप लोग मुझे आइडिया दीजिए कैसे क्या सुधार किया जाए, तो किसी का एक कमेंट आया, मुझे ठीक लगा उनका कमेंट। उनका कहना था कि मैं जैसे प्रश्न पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे जो प्रश्न आते हैं मैं उसके ऑप्शन ना पढ़ूँ, सिर्फ प्रश्न पढ़ूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊँ। उनका कहना था कि मैं प्रश्न जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसमें कह सकते थे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, और जो प्रश्न होता है उसको हम इतनी जल्दी उत्तर नहीं दे पाते हैं, और आप तुरंत बोल देते हैं। तो कल का जो पर्यावरण का टेस्ट होगा इसी पे अमल किया जाएगा। एक टेस्ट पे मैं ये देखूंगा कि आखिर कैसा लोग कैसा अपना बताते हैं कि टेस्ट कैसा रहा। तो कल के लिए फिलहाल जो टेस्ट आएगा पर्यावरण का, उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, ऑप्शन नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आते भी रहते हैं, उनका भी कहना सही ही है। तो एक टेस्ट पे एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा कि फिर देखेंगे, आप लोग जैसा बताएंगे उसके बाद वैसा किया जाएगा, नहीं तो फिर जैसे मैं चला रहा हूँ उसी तरीके से चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है इसको आप लोग अच्छे से कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों का संकलन है, कुछ आसान है और कुछ कठिन प्रश्नों का है, आपस में घोल है, मिक्सचर है। अब काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं। ज़्यादा कड़वा भी आप नहीं खा सकते हैं और ज़्यादा मीठा भी नहीं खा सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, ज़्यादा कड़वा खाएंगे तो जान ही रहे कि जुबान जल जाएगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, तो आधुनिक इतिहास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आते रहेंगे, उसको पढ़िए। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, मोतीलाल घोष, बी जुगल किशोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम सेट करना है, आपको बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो ऑप्शन दिए गए सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां और सरफराज खां। तो आप बताइए कौन पहले आया, कालानुक्रम में सेट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कूट के आधार पर आप कूट देखिए, उसके हिसाब से सेट कीजिए। तो इसका जो मैं उत्तर आपको बताऊँ तो सबसे पहले सरफराज आया, सरफराज के बाद अली वर्दी खां आया, फिर आया सिराजुद्दौला। मतलब 3, 2, 1 डी ऑप्शन सही है। दूसरे का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मंगलौर की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो मंगलौर की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो आपका ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, मंग से माँ से मद्रास, मंग से मंगलौर और श्री से श्रीरंगपट्टनम। तो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, प्रथम में मद्रास, दूसरे में मंगलौर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम, ममंग श्री। तो मैंने बात किया मंगलौर की, तो मंगलौर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है, ऑप्शन है 1809, 10, 11, 12। आसान नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि सन वाले प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और परीक्षाओं में भी इनका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। अगर जो आप इस तरीके के प्रश्नों पे ध्यान नहीं देंगे, सन वगैरह नहीं याद करेंगे, तो प्रश्न आराम से गलत भी हो जाएंगे। इसलिए आपको फोकस करना है कि थोड़ा सा जो सन वाले पे जो प्रश्न है उनको थोड़ा सा फोकस कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा 4 का ए, 1809। फिर सर्चलाइट समाचार पत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। तो सर्चलाइट समाचार पत्र का संबंध सच्चिदानंद सिन्हा से है। नेक्स्ट फिर आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, पावना विद्रोह,
मोपला विद्रोह, चंपारण विद्रोह, खेड़ा विद्रोह। तो ये आपको बताना है कौन पहले हुआ कौन बाद में, कालानुक्रम में आपको सेट करना है। तो आप बताइए ऑप्शन। देखिए सबसे पहले बता दो, पावना विद्रोह 1873 के आसपास का है। मोपला 2 बार हुआ है, 21 में। ये पहले तो 1836-54 के बीच में हुआ है, दूसरी बार 1921 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 है। तो 4 ऑप्शन दिए तो गए हैं, लेकिन आपको पूछा गया कालानुक्रम सेट करना है। तो आप अगर जो मोपला के तो 2 ऑप्शन है, मोपला 1 में भी हो सकता है, मोपला बाद में भी हो सकता है। तो आपको ऑप्शन देख करके देखना है। तो दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। अगर जो मान लीजिए मोपला को पहले रखते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन देखिए 2, 1, 3, 4 कोई है ऑप्शन में? कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर जो मोपला को मतलब आप 1921 में रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक मतलब पावना के बाद मोपला, पावना, पावना के बाद चंपारण, चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद मोपला, मतलब 1, 3, 4, 2। देखिए सी वाला ऑप्शन मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोपला कृषक आप देखेंगे तो कहाँ से संबंधित हैं, ये संबंधित हैं केरल के क्षेत्र से। केरल का जो मालाबार तट है वहीं पर मोपला कृषक रहते थे, वहीं से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। 2 कूट दिए गए, उन्हीं के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो पहला है गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। दूसरा है गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो इसमें कौन सही कौन गलत है? तो कूट के आधार बताइए, पहला दूसरा, पहला या सिर्फ दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोनों तथ्य सही है, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर 1873 में बनारस की संधि किसके मध्य हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 1873 में बनारस की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग, बी है आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग, सी है सर सफदरजंग एवं वारेन हेस्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो ए है, शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में 1873 में बनारस की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अब देखिए जैसे लिखा हुआ है कि डलहौजी ने कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से प्राप्त करके महारानी को दे दिया था। दूसरा है, सूरत का नमक विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के काल की प्रमुख घटना है। तो आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। तो डलहौजी ने कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से प्राप्त करके महारानी को दे दिया था, ये तो सही है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, क्योंकि आप देखेंगे तो सूरत का जो नमक विद्रोह था वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था, डलहौजी के काल में नहीं हुआ था। और ये जो लॉर्ड हार्डिंग का काल है 1844 से 48 के बीच में है। तो इसका जो 9 का 1 सही हो जाएगा, केवल 1। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो डूडी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका क्या सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी, पहला तथ्य है। फिर दूसरा है, मेयो के काल में 1881 में प्रथम जनगणना संपन्न हुई। तो अब बताइए कौन सा सही है कौन गलत है? तो देखिए लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना प्रथम हुई तो थी, तो लेकिन वो 1872 में हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना जो 10 वर्षों पे होती है वो पहली बार 1881 में रिपन के काल में हुई थी। तो दूसरा वाला तथ्य गलत है, मतलब सिर्फ 1 सही है। तो जो 11 है उसका ए सही हो जाएगा, सिर्फ 1। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, फिर है वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सैयद अहमद खां। टाइम आपको मैं जान रहा हूँ मिल नहीं पा रहा होगा उत्तर देने के लिए, आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो चलती रहेगी, आप उत्तर अपना देते रहिए, लेकिन उत्तर दीजिए जरूर। मेरा कहने का मतलब बाद में देखने वाले भी उत्तर दीजिए। मैं देखता हूँ बाद में देखने वाले 1 या 2 लोग होंगे जो उत्तर देते हैं, बाकी बाद में कोई उत्तर नहीं देता है। तो अपना सजेशन भी दीजिए, उत्तर भी दीजिए, सब कुछ कीजिए जो कर सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ ऐसे टेस्ट पेपर बनाने के लिए, वरना आप मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट पेपर सर्च करके देख लीजिएगा कि किस तरीके के टेस्ट पेपर, 1-2 तरीके के टेस्ट पेपर आपको मार्केट में मिलते हैं। एक होता है जो इस उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि आप कर ही ना पाएँ, ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे, आपको लगेगा कि इनका लेवल बहुत हाई है और ये पे टेस्ट सेट बहुत अच्छी होगी। एक तो इस तरीके का टेस्ट पेपर मार्केट में खूब अवेलेबल है, आपको मिल भी जाएंगे। दूसरी टेस्ट सीरीज ऐसी होती है जिसमें आपको एक तरफ से सब प्रश्न आ रहे होते हैं, बीच इक्का दुक्का ऐसे डाल दिए जाते हैं ताकि आपको लगे कि ऑप्शन 1 में नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है यही अच्छा है। 2 तरीके के टेस्ट मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार का जो टेस्ट रहता है वो मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं रहता है। कुछ ही जो पब्लिशर हैं उस तरीके के नोट्स वगैरह या उनके जो टेस्ट हैं उन देखने में मिलते हैं। अभी जैसे कोई एग्जाम आएगा, प्रैक्टिस सेट की मार्केट में भंडार लग जाएंगे, किसी भी आप बुक स्टोर पे चले जाएंगे तो इस तरीके के बिल्कुल लगे रहेंगे गड्ढे में, आप जाइए जो मन में आप वो ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट हैं क्या, सब रिपीटेड प्रश्न हैं।
जो नए हैं, जो बनाते हैं, कई संस्थाएं वगैरह काफ़ी टफ, ऐसे टफ बना देते हैं कि आपको लगेगा तो बिल्कुल ये तो कहीं पढ़े ही नहीं। मतलब आप जब पढ़ रहे होंगे कि डलहौजी के बारे में, वो ऐसा फैक्ट निकाल के देंगे कि डलहौजी के बारे में किसी किताब में नहीं दिया होगा और परीक्षाओं में वो पूछा भी नहीं जाएगा। तो अनावश्यक अपना दिमाग मत लगाइए। कहने का मतलब यही है कि जो संतुलित पढ़ाई भी कीजिए, आहार के साथ जैसे संतुलित आहार करते हैं उसी तरीके से संतुलित पढ़ाई भी कीजिए। उसमें स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़िए। अनावश्यक तथ्यों को संकलित करने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट लगाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी रटते चले जा रहे हैं। आप किताब, मान लीजिए कोई किताब आपके सामने रखी है तो पूरी किताब एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं, ये जरूरी नहीं। जो परीक्षा में आप देखिए जहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। बाकी अनावश्यक अनायास प्रयास करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो जो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में सागर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको पढ़ते रहिए। अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो पढ़ते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होगी ज्योग्राफी, आप पढ़ते रहिए। आप एक किताब पढ़ के आएंगे, मार्केट में कोई दूसरी मिल जाएगी, उसमें कोई तथ्य नए मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप संतुलित पढ़ाई कीजिए। ज्योग्राफी का जितना जरूरत है उतना पढ़िए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, पीसेस के पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट लेवल का भी, ये भी नहीं सही है। तो आप पीसेस की तैयारी करें तो यूजीसी नेट वाला पढ़ रहा है तो ठीक है कि यूजीसी नेट वाले पीसेस के लेवल का पढ़ रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा वाले, अगर जो आप कम वाले ज़्यादा का पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी। देखिए ये मैं पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं पढ़ चुका हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ 11 तक। अब नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। भारतीय भाषा में 1857 के, ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। देखिए रिपीट में हो क्या हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। पंचशील समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य में हुआ था? पंचशील समझौता। ऑप्शन है स्टालिन और नेहरू, बी है नेहरू और चाउएनलाई, और सी ऑप्शन है नेहरू और कनेडी, डी है जाओचिंग जी और सरदार पटेल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेहरू और चाउएनलाई, इनके बीच में हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट है, भारत में, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बातें करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में आपके सामने नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ये तत्समय भी लागू था, वर्तमान में भी लागू है, भविष्य में भी ये लागू रहेगा कि आप मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत गरीबों के बीच में नहीं है, उनको खाने की जरूरत है, उनको पेट भरने की जरूरत है। मोटिवेशनल स्पीच से किसी का पेट नहीं भरेगा। ये बात तब भी लागू थी, आज भी लागू है, भविष्य में भी ये लागू रहेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। तो देखिए पहला तथ्य तो गलत है, क्योंकि जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू नहीं थी, वो एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। और जो बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये तो सही है। मतलब 15 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, केवल 2। 16 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी है जस्टिस रानाडे, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। 16। 17 है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल। ऑप्शन है आपके सामने, देखें आप किस स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप उनको पढ़िए, बाकी मैं पढ़े दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीन पे जैसे आ रहे हैं उनको पढ़िए। ए ऑप्शन है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। बी है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी ऑप्शन है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं पर रोक। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। 18 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर है, निम्न किसके काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 है। ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड ऑकलैंड, बी लॉर्ड एलनबरो, सी चार्ल्स मेटकॉफ, डी लॉर्ड
डलहौजी। तो आप बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो जो सिंध को अंग्रेजी में मिला लिया गया था वो चार्ल्स नेपियर था, और इस कि मतलब चार्ल्स नेपियर ने मिलाया था, उसमें काल था लॉर्ड एलनबरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके सामने, यह अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय रक्षा अधिनियम को स्थायी कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना। दूसरा है, होम रूल लीग के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। तो देखिए दरअसल एक 1913 के आसपास एक कानून लाया गया था जिसको बोलते थे भारतीय रक्षा अधिनियम। ये कानून कुछ दिनों बाद क्या हो रहा था, ये समाप्त होने वाला था 19 के आसपास, तो इसको एक स्थायी तो देने के लिए ये कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट। तो जो पहला है वो सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो 20 का भी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, हम भी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आप भी जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए फटाफट, आप भी अपना फ्री हो जाइए। मैं जान रहा हूँ लोगों का बंधे रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग बनते नहीं हैं। अभी मैं आज की बात करूँ तो अभी जितने लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग होंगे पिछला वाला टेस्ट भी नहीं देखे होंगे, जो मेडिकल हिस्ट्री का था। आप जा करके देखिए उसको, ऐसा नहीं कि उसमें फालतू क्वेश्चन है, मेडिकल हिस्ट्री का भी उतना योगदान है जितना अन्य हिस्ट्री का योगदान है। अभी आप कहने का मतलब आप बंध नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप में ही नहीं बंध पा रहे हैं कि आधे घंटे 20 मिनट जब आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कैसे बैठ करके पढ़ पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एकाग्रता आपके अंदर है ही नहीं, आप भटकते रहते हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। कुछ लोग आ जाएंगे, भी मैं टफ क्वेश्चन डाल दूंगा, लोग 2-4 चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे। ये मैं देखता हूँ ऊपर नीचे होता रहता है। मैं कुछ लोगों को समझ रहा हूँ, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ऐसी समस्या नहीं कि वो आधे घंटे कहीं जा करके बैठ करके नहीं देख सकते हैं। आराम से आप जा करके देख सकते हैं। घर में नेटवर्क नहीं तो छत पे जा कर बैठ जाइए, कहीं जा करके बैठ जाइए, गांव में रहते हैं बाग चले जाइए, वहाँ पे जा करके बैठ जाइए। आपको उत्तर ही तो देना है। वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में जैसे लाइव चैट खत्म हो बाद में वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, अपना जा करके उसको देख लीजिए। गांव वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी हो सके तो ऑनलाइन ही देखिए, लेकिन नहीं ऑप्शन है तो जा करके आप खेत में जा करके, आम का सीजन चल रहा है, आराम से खेत में बैठ जाइए, मतलब बाग वगैरह में बैठ जाइए, आम खाइए और वीडियो डाउनलोड करके आराम से टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। इसमें तो सीजन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है आपके सामने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। दूसरा है, एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का पुरजोर समर्थन किया था। तो पहला वाला तो सही, लेकिन दूसरा गलत है। चंपारण सत्याग्रह का एन.जी. रंगा ने ही सिर्फ विरोध किया था, मतलब समर्थन नहीं किया था। तो इसका जो 21 का क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। फिर अहोम विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है 24 परगना, खासी पहाड़ी, पंजाब, आसाम। तो अहोम विद्रोह असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही है। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कारखाना अधिनियम दिए गए, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय दिए गए। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने दिए गए हैं, जैसे देखिए, द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन, तृतीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, चतुर्थ कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग, पांचवा कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल। तो आपको बताना है कौन सुमेलित है कौन नहीं है। देखिए, आप पांचवा कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के काल में आया था, लॉर्ड वेवेल के काल में छठवां कारखाना अधिनियम आया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। पांचवा कारखाना लॉर्ड वेलिंगटन है, वेवेल नहीं, वेवेल का छठा है। आप जाने पहला लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1881, मैंने वो ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी के आप देखिए 10-10 वर्षों पे ही सब आते रहे हैं। आप अगर जो सन वगैरह भी याद है तो आप समझ सकते हैं। फिर कार्टेज, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आ गए। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था का संबंध किससे है। आपको बताना है कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी। दरअसल क्या था ये, ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। आप उत्तर दीजिए, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको इसके बारे में। उत्तर आप सभी लोग दीजिए, कुछ तुक्का वगैरह भी लगाइए, उत्तर दीजिए आप लोग। 24 का क्या होगा। देखिए, दरअसल होता यह था कि कार्टेज आर्माडा व्यवस्था ऐसी थी कि आपको क्या करना पड़ता था कि उस एरिया से गुजरने के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता होती थी। वो परमिट आप लेंगे तभी आप उस क्षेत्र से व्यापार के लिए अपनी नाव वगैरह तभी आप उस क्षेत्र से ले जा सकते हैं। और ये मुगलों पर भी लागू होता था। अगर जो कोई मुगल, उसके साथ में कार्टेज आर्माडा व्यवस्था में जब कोई नाव जाती थी तो उसके साथ में ही आप देखें तो ये इसका उत्तर जैसे सही पुर्तगाली है, तो पुर्तगालियों का एक बेड़ा भी उसके साथ में जाता था उस नाव के, तो उनको सुरक्षा भी दी जाती थी। बाकी कह सकते थे कार्टेज आर्माडा एक कह सकते थे अधिकार पत्र था, या कहें कि एक उनको एक परमिट हुआ करता था कि जिस उस परमिट होने पे ही आप उस क्षेत्र से, मतलब पुर्तगालियों के क्षेत्र से आप गमन कर सकते हैं। ये एक कार्टेज आर्माडा व्यवस्था थी पुर्तगालियों की। ये आप देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे वीडियो देखिए पुर्तगाली में, उसमें मैंने बताया, आप जा करके वो वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो वो भी है। तो कार्टेज आर्माडा व्यवस्था को आप उसमें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाकी पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इन सब के बारे में वीडियो बने पड़े हैं, आप जाइए सब देखिए,
तो काफ़ी अच्छा वीडियो है वो भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप जाइए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप देखिएगा जितने भी टेस्ट पेपर मैंने बनाए हैं। अगर जो आपने उसमें से कोई एक नहीं देखा है तो आप जा करके देख लीजिए। बाकी मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। बाकी जिसको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, मैं जान रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है, उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब आप वीडियो देखते हैं कुछ दिनों तक जब आप वीडियो देखना बंद कर देते हैं तो यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन बंद कर दिया जाता है। उसके लिए एक आप काम कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दोबारा दबा दीजिए, फिर ऑल नोटिफिकेशन ओके कर दीजिए। इस चैनल से संबंधित जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसको तुरंत मिल जाएगा। चूँकि इस समय सिर्फ मेरी ही वीडियो आ रही हैं तो आपको सिर्फ मेरे ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको क्या होंगे, तुरंत मिल जाएंगे। तो आपको जाइए और डेली टेस्ट सीरीज जो आती है उसको देखिए। बाकी मैं कुछ नया भी सोच रहा हूँ क्या किया जाए। तो कुछ जैसे करंट के जो टॉपिक होते हैं, जो काफ़ी घटनाएं जो होती हैं, जो वर्तमान में जो चल रही होती हैं, उनको लेकर के मैं यहीं बैठे बैठे ही आपको उसकी जानकारी वगैरह मैं आपको दूंगा। तो काफ़ी अच्छी सीरीज वो भी मैं जल्द से शुरू करूँगा। टॉपिक चूज़ करूँगा, हफ्ते में एक वीडियो या 2 वीडियो इस तरीके से आएंगे जिसमें मैं आपको पूरी विधिवत कोई जो भी घटना हुई होगी उसकी विधिवत जानकारी आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरी जानकारी हम उसकी देंगे। तो ये भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बाकी आप प्लेलिस्ट देखिए, बहुत कुछ है लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब तक आप देखेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट की भरमार है। आप जाइए देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो देख डाली, इंडियन ज्योग्राफी की देख डाली। तैयारी करने का ये एक अच्छा टाइम है, तैयारी को अपनी आप मजबूत कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के वीडियो देख डालिए, जैसे मैं कल इन्वायरमेंट का लेकर के आऊँगा वीडियो, तो आप इन्वायरमेंट का देख डालिए वीडियो, जितने मैंने बनाए हैं इन्वायरमेंट के देख डालिए। आप जितने समझौते हुए उनको देख लीजिए, कि गाली समझौता हो, नगोया प्रोटोकॉल हो, इन सब के बारे में देख लीजिए। बाकी आप देख लीजिए रेड डाटा सूची के बारे में देख लीजिए, वेटलैंड के बारे में देख लीजिए और नेशनल पार्क के बारे में देख लीजिए। इन सब के बारे में आप पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, और बाकी आप देखें तो जैव विविधता हो गई। इन सब के बारे में आप अच्छे से एक बार पलट डालिए पेज। कल आप और आपका अच्छा प्रदर्शन होगा। ये पहले मैं कह दूं कि आपके लिए पहले से दिया गया क्लू है, जिससे आप इससे प्रश्न बनेंगे तो आप उसके उत्तर कर भी लेंगे। तो जब तक आप मेरे सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा कि आप आए टेस्ट दे दिया आपका काम होगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन टफ होता जा रहा है। उस कंपटीशन के दौर में जब तक आप अपनी अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, आप आगे आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप वो टाइम चला गया कि आप हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे आजकल धीरे धीरे फिर आप एक चोटी पहुंचेंगे ना, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। कई लोग चोटी पे पहुंच चुके होंगे, उस चोटी पे पहुंचना फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पिरामिड होता है तो पिरामिड की तरह आप समझिए, पिरामिड क्या त्रिभुजाकार है। पिरामिड पर रुकने के लिए बहुत कम लोगों के लिए जगह होती है। नीचे से तो सभी चढ़ते हैं पिरामिड की ओर, लेकिन उस पिरामिड पर चढ़ते तो लोगों की संख्या कम होती चली जाती है, क्योंकि उस पर जगह कम है। चोटी पर तो कुछ ही लोग जा पाएंगे ना, सब तो नहीं जा पाएंगे। जो चढ़ गया वो तो चढ़ गया ना, बाकी आप उसको तो आप हटा नहीं सकते। जो चढ़ गया वो तो चढ़ गया। उसी तरीके से ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तेज़ी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूँ इसको आप मजाक में ले रहे हैं तो गलत बात है, इसको सीरियसली लीजिए और तैयारी को अपनी काफ़ी अच्छे से इस टाइम दीजिए। आपके पास बिल्कुल टाइम है। आप अच्छे से पढ़ाई को अपनी मजबूत कीजिए, हिस्ट्री तैयार कीजिए, ज्योग्राफी तैयार कीजिए, पॉलिटी तैयार कीजिए, सब सब्जेक्ट को तैयार कर डालिए। काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप इस दौर में अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। खैर आइए, बातें ज़्यादा हो रही हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आते हैं। आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको भी इस टेस्ट से विदाई देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था? तो कोचीन को अपना मुख्यालय किसने बनाया था? ऑप्शन है आपके सामने, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है वास्को डी गामा, डी है नीनो दी कुन्हा। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइए कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन में 25 का बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो कल एक आज का टेस्ट अब हो गया यहीं ख़त्म। मैं जान रहा हूँ कि 10 लोग तो कम से कम तुरंत चले ही जाएंगे। बाकी जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको सुनिए। जैसे कल मैंने बताया है कि जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मतलब उसमें मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये एक तरीका होगा। इसी तरीके से आप भी अपने सजेशन दीजिए कि क्या किया जाए। अपने भी सजेशन आप दीजिए। जिन लोगों ने दिया है काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है कि बोला ना जाए, ऐसे टेस्ट पढ़ा जाए। एक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर जो ठीक ठाक रहता है तब नेक्स्ट टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी मैंने जैसे इसमें PDF वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग बताइए PDF दिया जाए या ना दिया जाए। आप लोग बताइए कि वीडियो में जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएंगे तो आपको PDF का लिंक नहीं मिलता है, तो आप बताइए कि PDF दिया जाए या ना दिया जाए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं कुछ दिनों बाद PDF वगैरह डाल दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने नहीं डाला है, कुछ के मैंने डाल दिए, तो आप जाइए उसको देख लीजिए। तो आप बताइए PDF का क्या किया जाए, दिया जाए या ना दिया जाए, आप बताइए। तो
फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जानने शेयर नहीं करेंगे, कहना मेरा काम है, करना आपका काम है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, मैं जान रहा हूँ लाइक आप करते नहीं, लाइक कर दिए। कल एक किसी कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जब आपको कमेंट का रिप्लाई देने की आप नहीं दे पा रहे हैं तो मैं आपके लाइक शेयर क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा। तो बड़ा नाराज़ थे। उनको मैं बता दूँ कि आपका क्वेश्चन क्या था, मैंने बताइए तो मैं क्या रिप्लाई दूँ आपको। तो अपना क्वेश्चन भी आप बताइए कि मैं उनको रिप्लाई क्या दूँ। तो आप ऐसे कहेंगे मुझे रिप्लाई नहीं दे तो मैं क्या रिप्लाई दूँ उनको। आप अपना क्वेश्चन पूछिए कि क्या क्वेश्चन है, तो उसकी मैं रिप्लाई दूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा।